हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो नया टॉपिक चलने जा रहा है वो क्लास 9 का टॉपिक है। और मैं ये टॉपिक उठाने जा रहा हूँ फिज़िक्स का। और फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है रेस्ट एंड मोशन। एक्चुअली में ये 8वां चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में। ये 8th चैप्टर में मिलेगा आपको रेस्ट एंड मोशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का। लेकिन एक और बात मैं पहले बता देना चाहूँगा कि आखिर ये फिज़िक्स हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ फिज़िक्स का। हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्चुअली में फ़िज़िक्स को अगर मैं बताऊँ तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है। ये एक लैटिन वर्ड से आया है। और वो लैटिन वर्ड क्या है हमारा? वो लैटिन वर्ड है फिजिका। फिजिका टर्म से आया है ये। और इस फिजिका का मतलब क्या होता है? नेचुरल थिंग्स। इस फिजिका का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। ओके, तो हम लोग फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं? एक्चुअली में अगर मैं डिफाइन करूं इसको तो मैं लिख सकता हूं द branch of science which deals about natural phenomenon. Natural phenomenon. In the term of matter एंड एनर्जी, है ना? ये मैटर और एनर्जी के टर्म में नेचुरल फेनोमेनन को डील आउट करता है। जनरली हम लोग इसी को फिजिक्स बोलते हैं। देखिए, फिजिक्स जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है आपके फ्यूचर प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स आपको बहुत मदद करता है बहुत सारे चीज़ों में। ऐसे में थोड़ा सा आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि इसके बहुत सारे ब्रांचेस देखे गए हैं, है ना? तो ऐसे तो डिटेल आप स्टडी करोगे आगे हायर क्लासेस में। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक होता है क्या? तो एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, फिर आपको मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स, इवन आपको न्यूक्लियर फिजिक्स मिलेगा, एटॉमिक फिजिक्स भी आपको मिलेगा, बायोफिजिक्स आप नाम सुनेंगे, जियो फिजिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग, जियो फिजिक्स नाम सुनिएगा आप मैकेनिक्स का नाम सुनिएगा क्योंकि आपको ज़्यादातर मैकेनिक्स ही पढ़ना है आपके सिलेबस में। ओके, तो मैकेनिक्स का नाम सुनिएगा आप। एकॉस्टिक का नाम सुनिएगा, साउंड भी पढ़ना है आपको। एकॉस्टिक साउंड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम लोग, है ना? आप ऑप्टिक्स पढ़िएगा। ऑप्टिक्स हालांकि 10th क्लास का टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। आपने एस्ट्रोफिजिक्स का नाम सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज हैं ये फिजिक्स के और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। खैर, हम लोग अब ये आप समझ गए होंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और उसके ऑलमोस्ट बेसिक ब्रांचेज कौन कौन से हैं। अब सीधे सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन। अब देखिए, रेस्ट एंड मोशन में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ देखिए, आपको दिया हुआ है काइनेमेटिक्स। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स। ये क्या चीज़ है भाई? अब देखो, फिजिक्स में ये एक्चुअली में क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स अंडर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, उसकी वजह से उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है या उसके अदर डिफरेंट वेरियस प्रॉपर्टीज़ को जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो सारे को मैकेनिक्स का, एक्चुअली में काइनेमेटिक्स जो है ना वो मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। फिजिक्स में अभी मैंने बताया ना मैकेनिक्स एक ब्रांच होता है। तो मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, उसी के ब्रांच है ये काइनेमेटिक्स, उसी में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। देखिए, रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट।
अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ होता है, जैसे इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करता हूँ, मान लो आपसे कोई कहता है कि आप अगर स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जाते हो तो उसका आप कैसे जाते हो, स्कूल का जाने का जो आपका जो डायरेक्शन है वो क्या है, या फिर आप किस, अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि मुझे आपका स्कूल जाना है, तो आप उसको अपना लोकेशन कैसे पुट आउट करोगे, कैसे लोकेशन बताओगे। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहते हो, जैसे मान लीजिए हम अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को पुट करते हैं, जैसे ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, तो हम क्या कहेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। जैसे रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका घर होगा। मान लीजिए आपका घर रेफरेंस पॉइंट है, तो आप क्या कहोगे कि आप घर से निकलोगे, मेरे घर से निकलोगे और मेरे घर से मान लो साउथ जाओगे, तो साउथ जाना है तो इसका मतलब किधर गया, इस तरफ गया। अब साउथ जाना है, साउथ मान लीजिए 1 मीटर गया। उसके बाद आप क्या कहोगे कि साउथ चलने के बाद आप क्या करोगे, आपको मिलेगा यहाँ पे एक, मान लीजिए कोई दुकान मिला, कोई शॉप मिला, मान लो हॉस्पिटल मिल गया आपको। अब हॉस्पिटल से आपको क्या जाना है भाई, तो उससे आपको ईस्ट जाना है। हॉस्पिटल से हम चले गए ईस्ट, मान लीजिए 2 मीटर हम ईस्ट चले गए। अब ईस्ट जब जाइएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए कोई शॉप मिलेगा आपको। ईस्ट जाने पर मान लीजिए कोई शॉप मिलेगा आपको। अब शॉप मिला, शॉप से फिर आपको जाना है किधर, तो साउथ जाना है। साउथ जाना है 5 मीटर, साउथ जाना है 5 मीटर। देख रहे हैं, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो, ये होम आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि आपने इसको रिफ़र करके किसी चीज़ का डायरेक्शन बताया है। ये हॉस्पिटल आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये शॉप जो आपने बताया वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट वही होता है, देखिए वही लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक पॉइंट विच डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसको हम लोग एज ए ऑरिजिन भी मानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ AB, और इसमें हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। इसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन के इधर अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या मानेंगे, -1, -2, -3, -4। अब ये माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। अगर इसको 1, 2, 3, 4 मानूँ तो इसका डायरेक्शन क्या है, अगर मैं इसके डायरेक्शन को देखूँ तो ये इसको हम क्या मानेंगे, ईस्ट मानेंगे। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप देख रहे हो, अगर मान लो आप कहते हो कि मैं इस पॉइंट से, O पॉइंट से B पॉइंट की तरफ चलता हूँ, तो वो पॉइंट मेरा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर मान लो मैं O पॉइंट से A पॉइंट की तरफ जाता हूँ, तो वो मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो ये ओरिजिन के रूप में हम लोग लेते हैं, है ना। यहाँ भी हमने जो बताया, जैसे होम मेरा क्या था, ओरिजिन था। हॉस्पिटल मेरा क्या है, जब यहाँ से 1 मीटर गया तो 1 मीटर के बाद वो सामने नहीं जा रहा है, फिर इसको ओरिजिन मान लेगा, और यहाँ से फिर हम 2 मीटर करेंगे, फिर हम सबको ओरिजिन मान लेंगे और यहाँ से 5 मीटर करेंगे। तो ये एज ए ओरिजिन के रूप में यूज होता है। ओके, तो ये है आपका क्या, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट जब आप समझ चुके हो, तो इसके बाद हम लोग जो समझेंगे टॉपिक, वो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो टॉपिक हो जाएगा मोशन और रेस्ट। आप देख रहे होंगे, अब मोशन और रेस्ट जो है वो सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये रिलेटिव टर्म है। ये कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, है ना, मतलब किसके रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मूविंग ट्रेन। अब मूविंग ट्रेन में मान लीजिए कि ये मूविंग ट्रेन है भाई, मैं थोड़ा सा इसका फिगर बनाने का कोशिश करता हूँ, आप समझ लीजिएगा। आपको मान करके चलना है कि भाई ये ट्रेन है ना। ऐसे बस टाइप का लग रहा है, लेकिन आपको ट्रेन मान के चलना है, क्योंकि मैंने ट्रेन ही लिखा है, या बस भी लिखा है मैंने, है ना। अब मूविंग ट्रेन में मान लीजिए 2 पैसेंजर, एक पैसेंजर मान लो, एक पैसेंजर जो है वो मेरा यहाँ बैठा हुआ है, और एक पैसेंजर मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है। ओके, तो आप देख रहे होंगे ये दोनों पैसेंजर को अगर हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करें, तो ये दोनों में तो मूवमेंट नहीं होगा। ये दोनों पैसेंजर जो होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि ये मूविंग ट्रेन है या मूविंग बस है, तो क्या है, अगर हम साइड के रोडवेज को देखें,
इसके अगल बगल जो लोकेलिटीज़ है उसको देखें तो उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। जब आप फिजिक्स की भाषा में बात करते हो ना, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो ए, अगर मान लो कोई ए, अगर कोई ये पर्सन है मेरा और ये पर्सन मेरा बी है, तो ए जो है वो क्या है, मोशन में है। तो भैया ये मोशन में है, अगर फिजिक्स के हिसाब से आप बात करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग वर्ड हो जाएगा आपके लिए, ये रॉन्ग सेंटेंस है। सिर्फ आप ये कहिएगा कि ये मोशन में है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये मोशन में किसके रिस्पेक्ट में है। अगर मैं कहूँ बी मोशन, क्योंकि यही ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में तो मोशन में नहीं है, लेकिन अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। तो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप रेस्ट कहो या मोशन कहो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है और किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। देखिए इसका बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। अब जैसे मान लो अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ या अपने परिवार के साथ घर पे बैठे हुए हो और आप कहो कि मैं मोशन में हूँ, तो क्या होगा? जिनको फिजिक्स का पता नहीं है या जनरल वे में लोग कहेंगे कि भाई ये आदमी लगता है पागल हो गया है, क्या कहता है मैं मोशन में हूँ। तो आपको यहाँ अपनी भाषा को सुधारना पड़ेगा। फिजिक्स के हिसाब से आपको कहना पड़ेगा कि मैं मोशन में हूँ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स ऑफ द अर्थ और इवन यूनिवर्स। यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, क्योंकि अर्थ भी मोशन में है और आप अर्थ के एक पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली आप मोशन में है। आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि डेफिनेशन मैंने यहाँ डिफाइन किया है। देखिए क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और टाइम। देखो सबसे अच्छा जो रेफरेंस पॉइंट मेरा जो है ना, वो टाइम को हमने माना है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में भी आप कह सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी रेफरेंस पॉइंट के पोजीशन में आपका जो है पोजीशन बदल रहा है। आप टाइम के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हो कि पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं क्या, हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इन क्या है, मोशन है। और अगर ये नहीं बदलता है, नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम और रेफरेंस पॉइंट, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये रिलेटिव टर्म है, आपको विथ रिस्पेक्ट टू का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो मोशन अगर है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है टाइम और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है। ओके, तो अब हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन कुछ बताया गया है। जैसे देखिए सबसे पहला मैंने बताया रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, चेंजेज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सिंगल डायमेंशन, है ना। सिंगल डायमेंशन में अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है स्ट्रेट पाथ में, सिंगल डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट पाथ में, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, जैसे कैरम कॉइन्स, आप अगर कैरम खेलते होगे तो कैरम का जो ये होता है स्ट्राइकर होता है, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं कैरम में, जो जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सब का जो मोशन होता है वो क्या होता है, सिंगल डायमेंशन में मोशन होता है। उसी तरह से देखिए बुलेट सिंगल डायमेंशन में मोशन है। अगर कोई व्हीकल जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, इसका मतलब क्या है, वो सिंगल डायमेंशन में मोशन है। मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन जो होगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो फिक्स होगा, फिक्स डायरेक्शन में होगा। इसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे क्या है, सर्कुलर मोशन। देखिए जब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है सर्कुलर पाथ पे,
जैसे मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और टाइम के हिसाब से वो यहाँ पहुँचा, फिर अगले टाइम के हिसाब से वो यहाँ पहुँचा, फिर अगले टाइम के हिसाब से यहाँ पहुँचा। तो इस तरह से अगर कोई मोशन कर रहा है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे देखिए मून अराउंड अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट सन के अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, तो वो इसी टाइप का मोशन है। उसी तरह से प्लैनेट अराउंड सन, जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ मूव करता है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। मान लो आप एक स्टोन को बांध लो एक धागे से और उसको अपने चारों तरफ इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाओ, तो वो जो मोशन करेगा इस तरह से मोशन करेगा ना वो, तो ये कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। मतलब अगर कोई सर्कुलर पाथ पे अपना पोजीशन बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन ऐसे आगे इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। उसके बाद मैंने लिखा है क्या, पीरियोडिक मोशन। देखिए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। एक मोशन जो होता है ना वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अपने इसको रिपीट करता है, अपने पाथ को रिपीट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन। और उसी का देखिए दो एग्जांपल दिया हुआ है, एक एसएचएम और एक है ऑसिलेशन। एसएचएम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हार्मोनिक जब आ गया इसका मतलब क्या हो गया, मतलब एक खास पैटर्न से मूवमेंट होता है ना। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका पोजीशन मैं ए दे देता हूँ, फिर एक और पोजीशन में दे देता हूँ बी, और एक और पोजीशन में दे देता हूँ सी। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो ए और पॉइंट के इर्द गिर्द मतलब टू एंड फ्रो बार बार मोशन कर रहा है विथ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। जब इंटरवल ऑफ टाइम मेरा फिक्स है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या नाम देंगे, सच हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी तरह से देखिए ऑसिलेशन आप देख रहे होंगे, तो ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पेंडुलम। देखिए एक पेंडुलम जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से मोशन करता है ना, ऐसे इस तरह से मोशन करता है ना। एक पेंडुलम को आप ऐसे बांध दो तो इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से मोशन करते रहता है ना। तो ये पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या है, एक टाइप का ऑसिलेशन है। और अगर कोई रैपिड ऑसिलेशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रैपिड ऑसिलेशन अगर कोई करता है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वाइब्रेशन। जैसे साउंड का प्रोडक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है ना। रैपिड ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है और ऑसिलेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, रोटेशनल मोशन। क्या है मेरा, रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्पिन अराउंड द फिक्स एक्सिस। जैसे मान लो ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये अपने ही एक्सिस पे इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है ना, इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अभी जो मैंने बताया वो रोटेशनल मोशन था। जैसे क्या भाई, तो टैप लट्टू जो घूमता है अपने ही एक्सिस पे घूमता है, इवन अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, फैन जो घूमता है वो अपने ही एक्सिस पे घूमता है, तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है ना। बाइसिकल का पहिया देखिए घूमता है अपने ही जगह पे, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन। अब नेक्स्ट हमारा जो देखने जा रहे हैं वो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है जो मोर देन वन टाइप के मोशन को परफॉर्म करता है। जैसे मेरा अर्थ, अर्थ जो है वो क्या करता है, अभी मैंने बताया रोटेशनल मोशन भी करता है और सर्कुलर मोशन भी करता है। उसी तरह से बाइसिकल है, देखिए रोटेशनल मोशन भी करता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी करता है। अब मूविंग बॉल है, मूविंग बॉल क्या क्या कर सकता है, ये रोटेशन भी कर सकता है, रेक्टिलिनियर भी कर सकता है, सर्कुलर भी कर सकता है ना। जैसा उसका पाथ होगा उस हिसाब से ये मोशन कर सकता है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन भी कर सकता है, रोटेशन भी कर सकता है, सारा मोशन कर सकता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म्ड बाय कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन। आपको बताना है कि आर्टरी और वेन जो है उसमें किस टाइप का मोशन करता है ब्लड, ब्लड का कौन सा मोशन होता है ना। आप इसको प्रॉपर वे में इसकी जानकारी हासिल करके इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन और को हम लोग समझने जा रहे हैं कुछ
कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे देखिए पहला मैंने बताया है, चूँकि आपका जो सिलेबस है ना वो एक्चुअली में रेक्टिलिनियर मोशन पर ही बेस्ड है मेन रूप से। तो क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, हमने कुछ पॉइंट डेवलप किया है। जैसे देखिए एक पाथ है, स्ट्रेट लाइन का पाथ है। स्ट्रेट लाइन के पाथ में देखिए हमने वो पॉइंट माना है, ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये ऑरिजिन पॉइंट है मेरा, ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट है। और ओ के बाद हमने सी ले लिया है, फिर बी ले लिया है, फिर ए ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम समझने का कोशिश करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, चेंजेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का कोशिश करेंगे समझने का। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, नहीं इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है एक्स, और एक्स का जो पाथ है वो क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ। देखिए एक्स का मान लीजिए पाथ क्या है, ओ से ये गया सी पे, सी से ये गया है बी पे, और बी से वो फिर वापस आ गया सी पे। ध्यान दीजिएगा जरा सा, ओ से गया सी पे, तो ओ से जब सी पे जाएगा इसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, अगर मैं इसको मीटर में मान लेता हूँ, है ना, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मीटर में ले लेता हूँ। अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना कवर करेगा, 25 मीटर। अब देखिए सी से गया बी पे, सी से बी पे गया तो 25 से 35 पे गया, इसका मतलब वो कितना गया, 10 मीटर डिस्टेंस और कवर किया है उसने। उसके बाद वो कहाँ पे आ गया, वापस आ गया सी पे, सी पे वापस आया तो 10 मीटर डिस्टेंस और कवर किया उसने। अब जरा ध्यान देना, देखो सबसे पहले हम ऑरिजिन मानेंगे किसको, पॉइंट ओ को। फर्स्ट ऑरिजिन मेरा पॉइंट ए है, ओ है। अब ओ के बाद सी गया, तो ये सी मेरा क्या है, ये हम रेफरेंस पॉइंट भी मानेंगे ना, इसको हम रेफरेंस पॉइंट माने या ऑरिजिन माने। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपसे बात किया था कि रेफरेंस पॉइंट भी मान सकते हो, ऑरिजिन भी मान सकते हो। अब सी से वो गया है बी पे, देख रहे हैं ये रेफरेंस पॉइंट है। अब सी से बी पे गया तो बी, फिर अगला रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, बी। अब बी से फिर वापस सी पे आया है, देख रहे हो, 1 2 3 और ये मेरा चौथा, 4 रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस का, अब अगर मैं बात करता हूँ व्हाट टाइप ऑफ डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी, दैट बॉडी विच हैव टेकन एज ए एक्स, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ। अब देखिए ओ से सी पे गया तो हम क्या लिखेंगे, ओ सी प्लस क्या लिखेंगे, सी बी, और प्लस क्या लिखेंगे, बी सी। मतलब मेरा क्या हो गया, 25 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 45 मीटर। देखिए वही नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी जो होता है ना, वो जितना पाथ कवर करता है उसी के लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और ये क्या बतलाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बतलाता है, इसमें डायरेक्शन मैंने नहीं बताया। देख रहे हैं, इसमें हमने क्या बताया, 45 मीटर हमने कहा, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि 45 मीटर नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है, ऐसा तो हमने नहीं कहा। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन मेरा क्या है, ओ, और फाइनल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, सी ना। इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, ओ, और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सी। इनिशियल पोजीशन इसका क्या हो गया, ओ, और फाइनल पोजीशन हो गया सी। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट पाथ ही होगा ना, और तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब स्ट्रेट पाथ है तो ओ और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये है 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 25 मीटर। और इसमें मैग्नीट्यूड तो 25 मीटर हुआ, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मेरा है ओ टू सी, ये है मेरा डायरेक्शन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो ओ से सी जो मेरा हुआ ना, ये मेरा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, है ना। और भी मैं कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ कि, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी एक्स बॉडी है कोई, है ना। एक्स बॉडी जो है वो क्या हुआ भाई, नॉर्थ के तरफ गया, मूव टुवर्ड्स नॉर्थ 5 मीटर, है ना। देन मूव टुवर्ड्स ईस्ट 7 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हम क्या कर लेंगे, ये मेरा है ज्योग्राफिकल प्रोसेस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हम क्या मानेंगे, एक्स बॉडी है, ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर नॉर्थ गया, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो किधर गया, 5 मीटर चला गया नॉर्थ, है ना। अब 5 मीटर नॉर्थ जाने के बाद वो क्या हुआ, ईस्ट की तरफ मुड़ा, ईस्ट की तरफ इधर मुड़ेगा, कितना मुड़ा है भाई, तो 7 मीटर। तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, तीनों रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट में ए से बी पे गया 5 मीटर, बी से सी पे गया 7 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या मानेंगे, ए बी प्लस बी सी, मतलब 5 + 5 मीटर + 7 मीटर, मतलब कितना हो गया, 12 मीटर, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखिए, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मेरा यही होगा ना, यही ना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि पाइथागोरस का लॉ आपको याद होगा। तो ए सी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या फिर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर ए बी स्क्वायर का वैल्यू हम रखेंगे तो क्या रखेंगे 25, और बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 49, मतलब √अंडर क्या हो जाएगा 9 और 4, 9 और 5 हो जाएगा 14, और 4 2 6 1 7 74, है ना। मतलब √74 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इतना मीटर हम लिख सकते हैं, ए सी बराबर, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से सी के तरफ, ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये जो मेरा था वो क्या था, डिस्टेंस था। ओके, अब देखिए, ये उसी चीज़ को हमने समझाने का कोशिश किया है आपको। अब देखिए, इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डिस्टेंस और व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, न्यूमेरिकल जो है वो मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाया है। देखिए क्या कहता है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। अब जैसे देखो, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, और इसका डायमीटर जो है वो क्या है, मान लो डायमीटर मैं ए बी ले लेता हूँ, और ए बी का वैल्यू मेरा है कितना, 200 मीटर। 200 मीटर हमारा क्या हो गया, डायमीटर। अब जब डायमीटर 200 मीटर हो गया, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, अच्छा टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, तो टाइम हमारा दिया हुआ है 40 सेकेंड फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए है ये कितना, 40 सेकेंड। अब देखिए, 1 राउंड के लिए 40 सेकेंड है, उसके बाद एक और टाइम दिया हुआ है, इसको हम T1 मान लेते हैं, एक और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब 2 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 × 60 सेकेंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 20, मतलब कितना हो गया 140 सेकेंड, है ना। अब ज़रा ध्यान दो, जब हमारा 140 सेकेंड हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए,
क्या कहता है आपसे निकालने के लिए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा इसका पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस होगा। एक राउंड अगर ये मारता है, एक राउंड मारता है मतलब क्या होता है, अपना सरकमफ्रेंस जो होगा उसी के पाथ को हम लोग डिस्टेंस कवर बनाएंगे। और हमको बताना है क्या, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि कितना 1 राउंड जो हमारा होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सरकमफरेंस निकालेंगे इसका। अब सरकमफरेंस क्या निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं पहले इस जो डेटा दिया हुआ ना उस पर बात कर रहा हूँ। अब देखिए 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 40 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या हो जाएगा, 2πr। अब ये 2πr बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 2 इंटू हम पाई का वैल्यू ले लेते हैं 3.14 और r का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 मतलब 200/2 मतलब 100 मीटर। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 100 मीटर। अब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 100 नीचे हो जाएगा ना, 100 को काट लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो जाएगा 4 2 8 2 और 6 मतलब कितना हो जाएगा 628 मीटर। जब वो एक राउंड कवर करेगा ना 40 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है 628 मीटर, तो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, अब देखिए 40 सेकेंड में इतना, तो 140 सेकेंड में कितना, तो क्या हो जाएगा 628/40 इंटू 140। अब देखिए तो ये कैलकुलेशन तो आसान है, आप कर सकते हो इसको। उसी तरह से अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से वही हम लोग आते हैं, 40 सेकेंड में कितना राउंड ले रहा है वो, देखिए तो 40 सेकेंड में कितना राउंड ले रहा है, तो 40 सेकेंड में ये एक राउंड ले रहा है ना, 40 सेकेंड में 1 राउंड ले रहा है। तो हम सीधे सीधे यही लिखते हैं 40 सेकेंड 1 राउंड कहने का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ आ गया वापस, मान लो बी पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे वापस आ गया मतलब 0 हो गया ना। अभी मैंने बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो जब एक राउंड लेगा तो बी पॉइंट से चला वापस बी पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। आप अपने घर से मान लो स्कूल जाते हो और वापस अपने घर से अपने स्कूल से अपने घर आ जाते हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपके घर और और जो स्कूल है ना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस को आपको डबल करना पड़ेगा, तब जा कर के वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू निकलेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि बी पॉइंट से चला और वापस बी पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 राउंड अगर मारेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0। तो पहले हम लोग तो ये देख लें कि 40 सेकेंड में वो कितना राउंड मार रहा है, तो 40 सेकेंड में क्या मार रहा है, एक राउंड। अब देखिए हमको निकालना है 2 मिनट 20 सेकेंड, कहने का मतलब 140 सेकेंड में कितना राउंड, तो 40 सेकेंड में एक राउंड, तो एक सेकेंड में कितना राउंड, 1/40। तो 140 सेकेंड में कितना राउंड, तो क्या हो जाएगा 1/40 इंटू 140। देखिए हम इसको क्या कहेंगे 7/2 मतलब 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड का मतलब ध्यान देना जरा सा। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। अब देखो एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड और 0.5। देखो 3 राउंड आप मैंने बनाकर दिखलाया और 0.5 राउंड। 0.5 राउंड कहने का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से आकर के यहाँ रुक जाएगा, है ना, इसी पॉइंट पे रुकेगा, ए से चला बी पे रुक जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या होगा, ए बी। मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ए बी। अब देखो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ए बी, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा 200 मीटर। सो दिस इज अबाउट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट।
तो ऊपर जो हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस, और नीचे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। मैं थोड़ा सा आपको इसको बताता हूँ, बाकी का काम आप खुद कर लेना इसका। देखिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। देखो ये मान लो एक स्क्वायर फील्ड है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD। 10 मीटर साइड इसका कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement and farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड। देखिए ये 2 मिनट 20 सेकेंड वही है जो मैंने पीछे बताया, 140 सेकेंड हो जाएगा ये फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू। मान लो इनिशियल पोजीशन मेरा ये है, अब यहाँ से एक राउंड जब चलेगा तो सिंगल राउंड में वो डिस्टेंस कवर क्या होगा। हालांकि आपको डिस्टेंस नहीं निकालना है, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैं बात कर रहा हूँ लेकिन डिस्टेंस का। सिंगल राउंड में अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना करेगा, 40 मीटर। देख रहे हो, 10 + 10 + 10 + 10 40 मीटर। लेकिन सिंगल राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, सिंगल राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, तो 0। सिंगल राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, 0। तो आपको ये निकालना है कि 140 सेकेंड में ये कितना राउंड मारेगा। अगर 40 सेकेंड में ये एक राउंड मारता है तो 140 सेकेंड में कितना राउंड मारेगा, और वो जितना राउंड मारेगा ना तो उसका लोकेशन आपको देखना है और निकालना है आपको, है ना। तो इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना है ना। ये भी आपका HWE है, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको कि आखिर वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब इसी के बाद फिर आगे हम लोग बात कर लेंगे, वो आपका बात होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर पे बने रहने के लिए।